मेहनत तो सभी करते हैं लेकिन सिलेक्शन उन्हीं लोगों का होता है। सिलेक्शन उन लोगों का होता है जो स्मार्ट तरीके से तैयारी करते हैं। तो स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में लेकर के आए यूपीएससी एग्जाम में आने वाली हिंदी के 37 महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये पूरा मिक्स प्रैक्टिस सेट है। अभी तक मैं आपको चैप्टर वाइज करवा रहा था, चैप्टर वाइज की सीरीज खत्म हो चुकी। अब मैं आपको मिक्स प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूँ जो आने वाली यूपीएससी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और रामबाण साबित होंगे। तो आपको तैयारी स्मार्ट तरीके से करना है क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है। तो आज की इस प्रैक्टिस सेट में 37 प्रश्न देखने को मिलेंगे। 37 प्रश्न करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना है और बताना है कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए। और ये पूरा प्रैक्टिस सेट लूसेंट जो सबसे अच्छी बुक मानी जाती है पुलिस के लिए, इसी से मैंने भी तैयारी करी थी और इससे आप भी तैयारी करिएगा। तो आज के प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। वीडियो पसंद आती तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना हिंदी का 37 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो क्वेश्चन आपके सामने कि समास बताना है। तो भरपेट में कौन सा समास होता है ये आपको बताना है। तो कौन सा समास होता है भरपेट में? भरपेट में समास होता है अव्ययीभाव। कौन सा? अव्ययीभाव समास। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि एक दिन बैठे बैठे यह बात आपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छूटे और किसी बोली का पुट ना मिले। पंक्ति किस लेखक की है? तो ये पंक्ति किस लेखक की है ये आपको बताना है। ऐसे ही प्रश्न सेम टू सेम यूपी पुलिस की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये कहानी है मुंशी ईसा अल्लाह खां की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने 41 नंबर का कि निम्न में से क्रिया विशेषण अव्यय पहचानिए। तो आपको इसमें पहचानना है कि किसमें क्रिया विशेषण अव्यय है। तो पहचानिए और बताइए कि किसमें क्रिया विशेषण अव्यय है। तो जो रात भर जागती रही इसमें क्रिया विशेषण अव्यय है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने निम्न में से कौन सी जीवनी है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जीवनी है। तो फटाफट देखिएगा और बताइएगा। तो जो आवारा मसीहा यह एक जीवनी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये देखो एक आपको गद्यांश आता है जिसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि ये सरल और एकदम आपको 3 नंबर तो आपके बने 3 प्रश्न आप तो सही 100% हो जाएंगे। 6 नंबर आपको मिल जाएंगे इस गद्यांश करने के बाद। तो इस गद्यांश को हम पूरा पढ़ लेते हैं कि इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है। धन की पूजा तो बहुत कम जगहों पर होती है। तो अब मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ और आप भी पढ़ते चलिएगा। मैं स्क्रिप्ट करके देखता चलता हूँ, फिर मैं आपको इसके आंसर बता देता हूँ। आप क्योंकि इसके जो आंसर होते हैं तो वो आप तो कुछ ऐसे ही ऑप्शन पढ़ के समझ में आ जाता है। तो इसमें बताया धन गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा। तो उचित शीर्षक आपको बताना है कि इसमें उचित शीर्षक क्या है। तो इसमें बताया गया धन और मनुष्यता के बारे में बताया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए। क्योंकि अगर मैं गद्यांश पढ़ूंगा तो लंबी वीडियो हो जाएगी, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी पूरी वीडियो नहीं देखते, वो सिर्फ थोड़ी वीडियो देख लेते हैं और वो निकल लेते हैं। अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो निश्चित आपको सफलता नहीं मिलेगी। आप स्मार्ट तरीके से तैयारी करिएगा। अगला आपके सामने की उपयुक्त गद्यांश के अनुसार संसार में किस तरह के मनुष्य की पूजा होती है। तो किस तरह के मनुष्य की पूजा होती है ये तो आप सभी भी जानते हैं कि जो सच्चे मनुष्यत्व के लिए कार्य करता है उसी की पूजा होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने की धन की पूजा से क्या अभिप्राय है। तो धन की पूजा से क्या अभिप्राय है? तो ये है धन कमाने वाला अधिक नाम नहीं कर पाता है। कौन? धन कमाने वाला अधिक नाम नहीं कर पाता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको शुद्ध शब्द छांटी आपको बताना कि इनमें से कौन सा शुद्ध है। या अभ्यस्त कैसे लिखा जाता है ये आपको देखना है। तो अभ्यस्त कैसे लिखा जाता है? तो अभ्यस्त ऐसे लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी की तरह है। नेक्स्ट है आपके सामने कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है। तो इनमें से कौन सा वो शब्द है जो तुर्की भाषा का नहीं है। तो कौन सा नहीं है तुर्की भाषा का? बेगम शब्द तो तुर्की भाषा का है, बारूद भी है और चेचक भी है। तो कौन सा नहीं हो जाएगा? तो ये पैगंबर है, ये तुर्की भाषा का नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है आपके सामने कि जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है। तो जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है। तो ये शब्द अनेकार्थी है, ये मैं आपको जब मैंने अनेकार्थी शब्द पढ़ाए थे उसमें भी आपको मैंने ये प्रश्न बताया। तो ये जीवन शब्द के अनेकार्थी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने उपवाक्य पहचानिए। तो आपको इसमें उपवाक्य पहचानना है कि वह आदमी जो कल आया था आज भी आएगा। तो ये किसका उपवाक्य है ये आपको बताना है। तो ये है क्रिया विशेषण उपवाक्य। कौन सा? क्रिया विशेषण उपवाक्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। तो इनमें आपको बताना है कि कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। तो ये जाए ये ध्वनि महाप्राण नहीं है, ये अल्प प्राण है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि निम्नलिखित पद में कौन सा पद व्या प्रत्यय लगाने से बना है। तो कौन सा पद बना है व्या प्रत्यय लगाने से, ये आपको बताना है। तो इसमें लगा जो बना है व्या प्रत्यय लगाने से खबैया। ऑप्शन नंबर सी वाला बना है। नेक्स्ट है आपके सामने कि निम्न में एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। तो इनमें से कौन सा देवता का एक पर्यायवाची नहीं है, ये आपको छांटना है। तो जो किंकर शब्द ये देवता का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि साकेत महाकाव्य की रचयिता हैं। तो साकेत महाकाव्य को किसने लिखा था ये आपको बताना है। तो साकेत महाकाव्य को लिखा था मैथिली शरण गुप्त ने। किसने? मैथिली शरण गुप्त ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि गौ गह प्लस चरित की संधि है। तो इसकी संधि कौन सी हो जाएगी ये आपको बताना है कि आपको संधि अच्छी तरह से आनी चाहिए। मैं आपको संधि भी पढ़ा चुका हूँ। तो इसकी संधि हो जाएगी गौश्चरित। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है। तो ठेठ हिंदी का ठाठ ये किसकी रचना है ये आपको बताना है। तो ये रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। किसकी? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि शुद्ध वाक्य छांटिए। तो आपको इनमें से शुद्ध वाक्य छांटना है कि कौन सा वो शुद्ध वाक्य है। तो आपको देख लीजिएगा प्रातः वन में उस वन में प्रातः काल के समय। तो प्रातः काल के समय नहीं आता है, ये आता है प्रातः काल। प्रातः काल भी अगर समय ये तो हो नहीं सकता है। तो ये हो जाएगा उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो आप बताना है कि इनमें से कौन सा वो शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं लगा है। उपसर्ग आप जानते हैं कि शब्द के आगे लगते हैं जबकि प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं। तो जो ओढ़ना शब्द है ये उपसर्ग नहीं लगा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 58 में आपको स्त्रीलिंग छांटना है कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। तो आपको इन चारों में से देख लीजिएगा कौन सा शब्द है वो स्त्रीलिंग है। तो अच्छा और अच्छी लगाने से आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता लग जाता है। तो ये जो अहिंसा है ये स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर सी इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है। तो किसके द्वारा रचा गया है रत्नावली दोहा संग्रह। तो किसके द्वारा रचा गया? तो ये रचा गया है रत्नावली के द्वारा। किसके द्वारा? रत्नावली के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने लिंग बताइएगा मनगढ़ंत। तो किस में मनगढ़ंत में कौन सा पुल्लिंग स्त्रीलिंग उभयलिंग नपुंसकलिंग। तो कौन सा ये आपको छांटना है। तो जो मनगढ़ंत है ये उभयलिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाक्यांश का एक शब्द बताइएगा कि जिसके हृदय में ममता नहीं है। तो कि जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं निर्मम। क्या कहते हैं? निर्मम। ये शब्द मैं आपको सब पढ़ा चुका हूँ तो आपको सारे आने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है आपके सामने कि किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है। तो किस में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है ये आपको बताना है। तो ये जो प्रिय महाशय मैं आपका आभारी रहूँगा, इसमें उचित विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं है। प्रिय के बाद ये विराम चिन्ह आना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है आपके सामने कि निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है। तो आपको बताना कि इनमें से कौन सा वो शब्द है जो महाप्राण है। तो कौन सा वो शब्द है जो महाप्राण है। तो ये जो भा है ये महाप्राण शब्द है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है। तो कौन सा इसमें अघोष वर्ण है ये आपको बताना है। कौन सा है अघोष वर्ण। तो जो प शब्द ये अघोष है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि निम्न में कंठा वर्ण कौन सा है। तो इनमें चारों ऑप्शन में से कंठा वर्ण का कौन सा है। तो ये जो आ है, छोटा आ, ये कंठा वर्ण का है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से ऋण शब्द है। तो इनमें से कौन सा है वो जो ऋण शब्द है ये आपको छांटना है। तो बताइए कौन सा शब्द ऋण है। तो ये जो नाक शब्द है ये ऋण शब्द है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा। तो रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा रत्न प्लस आकार। क्या हो जाएगा, रत्न प्लस आकार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि प्रतिमान में समास है। तो प्रतिमान में कौन सा समास है ये आपको छांटना है। तो कौन सा समास है प्रतिमान में। तो प्रतिमान में अव्ययीभाव समास। कौन सा, अव्ययीभाव समास। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने की परिक्रमा में उपसर्ग है। तो कौन सा है परिक्रमा में उपसर्ग। तो परिक्रमा में उपसर्ग है परि। कौन सा, परि। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने की भलाई में प्रत्यय है। तो भलाई में कौन सा प्रत्यय है ये आपको बताना है। तो कौन सा प्रत्यय भलाई में, भलाई में है आई प्रत्यय। कौन सा, आई। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है। तो इन चारों में से कौन सा शब्द है वो तत्सम है। तो इसमें जो आलस्य शब्द है ये तत्सम है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो कौन सा शब्द तद्भव है ये आपको छांटना है। तो छांटिएगा और बताइएगा कौन सा शब्द है वो तद्भव है। तो इसमें जो छत है ये सब तद्भव है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा शब्द देशज है। तो कौन सा शब्द देशज है। तो इसमें जो खिड़की शब्द है ये देशज है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि निम्न में से विदेशी शब्द कौन सा है। तो कौन सा शब्द है जो विदेशी है। 74 में आपको विदेशी शब्द बताना है। तो इसमें जो अमीर है ये विदेशी शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले आपके सामने कि निम्न में से संज्ञा शब्द है। तो इनमें से कौन सा शब्द है वो संज्ञा शब्द है। तो इसमें जो गंगा है ये एक संज्ञा शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं आपको हिंदी के 77 प्रश्न करा चुका हूँ। अब आपको बताना है कि अपना स्कोर कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आपको यूपी पुलिस की परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो इसी तरह के प्रैक्टिस सेट को करने के लिए आज ही ज्वाइन करें सैम क्लास स्टडी यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।